वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं यूएई में 17 इयर्स प्लस से रह रहा हूँ और 6 साल से तो मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो मुझको काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। लोग मुझसे बात करते हैं। मैं लोगों से उनके प्रॉब्लम्स समझता हूँ और फिर उसके जो भी मुझे समझ में आता है सॉल्यूशंस वो भी मैं बता रहा होता हूँ। वन ऑन वन कॉल्स भी होती हैं। कम्युनिटी के अंदर भी काफ़ी लोग हैं। इसी तरह से जब आप बाहर जाते हैं तो लोग मिलते हैं आपको, या आपके जो कोलीग्स होते हैं वो आपसे खुल के बात कर रहे होते हैं, तो मुझको बहुत ज़्यादा इस तरह की इनसाइट्स नज़र आ रही होती हैं। तो आज मैं एक वन ऑन वन कॉल के ऊपर था, तो मैंने कहा उसके ऊपर एक जल्दी से वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट्स मेरे पास पहले से बने हुए थे, मैंने सोचा था इस पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन जो पहला पॉइंट है इसके ऊपर, जो कि अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है, मैं उस पे बात करना चाह रहा हूँ। ऑल्दो कि अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का पॉइंट मेरा जो दिमाग में था वो डिफरेंट था, बट जब मैं इनसे बात की, इन वन ऑन वन कॉल्स की ली उन्होंने मुझसे और फिर उससे बात की, तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है, स्पेशली रेंटिंग वर्सेस बाइंग का। अब एक साहब आए मेरे पास, वो कहते हैं कि यार हमारे पास हम पिछले 3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और अच्छी खासी इनकम है उनकी, बट हमने आज तक अपने घर नहीं लिया, और इनकम अब जाके अच्छी बनी है। इससे पहले कोई इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, बट अब बहुत अच्छी इनकम हो गई है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम वो कह रहे थे कि यार हम रेंट पे नहीं रहना चाहते, अब हम अपना घर करना चाहते हैं, सो दैट एटलीस्ट इक्विटी बिल्टअप हो, जो हमारा रेंटल के अंदर पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो ज़ाया होना बंद हो जाए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके पास कितने पैसे हैं। एक लंबी स्टोरी है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डीप हियर, बट सिर्फ पॉइंट ये था कि जो उनके पास पैसे पड़े हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे, हार्डली गिविंग देम 2 to 3% ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आप ये दुबई में रहते हुए आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं कि आपको जो फिक्स इनकम के रिटर्न्स हैं वही 7.5% के करीब मिल रहे हैं, अगर रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर यूएसडी के अंदर आप कर देते हैं, कन्वेंशनल और शरिया कंप्लायंट, वट एवर द थिंग दैट यू इन्विजन। इसके अलावा ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते थे, उसके अंदर भी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट आप फिक्स इनकम के अंदर 7.5% तो बहुत आराम से ले सकते थे। तो आप ये सोचे ना कि आप अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करके जो आपकी अपॉर्चुनिटी, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना, एक अलग डिबेट है कि उनके पास कितने पैसे थे, कितनी डाउन पेमेंट कर सकते थे, या कितनी वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के अंदर डाउन पेमेंट कर सकते थे, और उसके बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जब लेते वो प्रॉपर्टी किस कंडीशन में होती, पूरी अलग डिबेट है। बट उनको ये समझाने में मुझको 1 घंटा लग गया कि आप अपनी जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक जगह पर, तो वो आपको ग्रो करके देते हैं, और जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी भी तो एक कॉस्ट है ना। जब आप एक अपने पास अगर 1 मिलियन की कोई चीज़ ले रहे हैं, 25-30% आपको अपने अपफ्रंट पैसे पे करने हैं। तो वो जो 30% है, 3 लाख दिरहम, 2.5 लाख दिरहम, उसकी भी तो एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है। यानी कि जब आप कोई चीज़ उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं डाउन पेमेंट के अंदर, तो वो पैसे तो चले गए। अब आप उन पैसों को कहीं और डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो अगर आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि यार मेरे रेंटल के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो आप वो पैसे भी तो आपने जो आपके पास हैं, वो भी तो सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किए हुए ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हर चीज़ की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है। इसी तरह से अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक गाड़ी, अपनी जो मेरे पास गाड़ी है वो मैं पिछले 11 साल से चला रहा हूँ, और मुझे लोग कहते हैं कि यार आप क्यों नहीं अपग्रेड करते? तो भाई अपग्रेड करने के लिए आप ये सोचें ना, मेरे पास अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कितनी बड़ी है। अगर मैं ये फर्ज़ करें गाड़ी बेच के अगली गाड़ी लूँ, तब भी ये गाड़ी जो भी बेचूँगा मैं उसको, उसके जो पैसे आएँगे उससे डाउन पेमेंट ही हो पाएगी अगली गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी भी अच्छी मैं लूँगा अगली वाली। तो जब उसकी डाउन पेमेंट, और अगर मैं अच्छी गाड़ी नहीं ले रहा तो मुझे अपग्रेड करने का फ़ायदा नहीं है। तो जब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, तो आप ये सोचें, अभी मैंने जो अपनी गाड़ी है उसके अंदर मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मैं उसको करेक्टिव मेंटेनेंस नहीं बोलूँगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो मैंने की है, वो ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 10,000 दिरहम्स की है, जो कि अगले डेढ़ 2-3 साल आराम से निकाल देगी। क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसी तरह से 5-6 हज़ार दिरहम खर्च किए थे, आज से 2.5 साल पहले उसने फिर वो उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, और इसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ अलग से एक वीडियो बनाऊँ कि क्यों आपकी जो 30-35,000 दिरहम्स की गाड़ी है, उस पे 10,000 दिरहम्स का खर्चा करना इट मेक्स सेंस। जबकि लोग कहेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब 30,000 दिरहम्स की गाड़ी के ऊपर आप 10,000 दिरहम्स का खर्चा कर रहे हैं, आप तो 33% से ज़्यादा उस पे एक्सपेंस कर रहे हैं। जबकि वो इट डज़न्ट मेक सेंस फॉर अ नॉर्मल पर्सन। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जब ये ट्रांज़ैक्शन करेंगे और नई गाड़ी लेने जाएँगे, तो आप ये गाड़ी बेचकर जब डाउन पेमेंट करेंगे, तो इस गाड़ी की जो अमाउंट होगी उससे तो डाउन पेमेंट हो जाएगी, और उसके बाद हर महीने 5-6 हज़ार 7 हज़ार दिरहम का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको आने लगेगी, और वो भी 5 साल तक पे करना होगा। मतलब मैं ऑफ कोर्स अगेन अच्छी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। सो जब आप इस तरह से करने जाएँगे, तो फिर मेरे ख़्याल से 10,000 दिरहम एक दफ़ा में खर्च करना इज़ मच बेटर देन गोइंग फॉर, लेट्स से आप उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस भी देंगे, बड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस ज़्यादा होगी, प्लस ये कि उसके अंदर जो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएँगी। तो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आप मिस करेंगे अगेन इन्वेस्टमेंट की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ी ना लें, गाड़ी लें, आप अपने हिसाब से गाड़ी लें। जो एक रूल है ना उसका, 24-10 का रूल है, आप उसको फ़ॉलो करते हुए गाड़ी लेना चाहते हैं, ले लें, और वैसे भी आपको गाड़ी लेनी है तो ले लें, मैं कौन होता हूँ आपको बोलने में, बट दिस इज़ व्हाट
यू नीड टू अंडरस्टैंड किसी भी चीज़ को, चाहे वो घर आप रेंट किया हुआ हो आपने और आप उसको आपको ओनरशिप पे जाना है या आपने गाड़ी कोई अपग्रेड करनी है, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ट्रू कॉस्ट ऑफ ओनरशिप समझना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए यार, ये प्रॉपर्टी अगर 1 मिलियन की है तो सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं इसको फाइनेंस करवा लूँगा तो 1 मिलियन दिरहम्स मैं साल के देता रहूँगा। अगर मैं रेंटल पे इसको लगा देता हूँ तो मुझको जो भी अमाउंट आ रही होगी वो उसके मॉर्गेज को कंपनसेट कर देगी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रू कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो क्या है। अब जैसे इसी कॉल के अंदर मुझसे वो कहते हैं कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि चलें, आप जो कह रहे हैं कि हमारी अभी अभी इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि हम अपना घर 2 बेडरूम ले सकें, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 1 बेडरूम ले लें और 3 साल बाद उसको फ्लिप कर दें और फिर उसको अपग्रेड कर लें। तो मैंने उनको बोला कि देखें, अभी आप रेडी प्रॉपर्टी अगर लेंगे, उसको मॉर्गेज करवाएँगे, तो आप ये समझ लें कि 7% तो आपका इनिशियल एक्सपेंस आएगा और वो संक कॉस्ट होगी आपकी। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगले 3 साल के अंदर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो अगर 8.5 लाख की कोई चीज़ है, अगर वो 10 मतलब 1 मिलियन की हो जाती है, इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर 1 मिलियन की हो जाती है, तो आप ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख का फ़ायदा हुआ। बट आपने तो मॉर्गेज करवाई थी प्रॉपर्टी। अब उसका जो इंटरेस्ट है, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट हमेशा मॉर्गेज चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे कन्वेंशनल हो, आपको हमेशा अपफ्रंट देना होता है। अगर आप उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल व्हाटएवर द टेन्योर इज़, आप उसको मॉर्गेज करवा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा, वो शुरू के 3 साल 4 साल के अंदर वो मैक्सिमम इंटरेस्ट ही जा रहा होगा और उसके बाद प्रिंसिपल पे ऑफ होगा। तो आज से 3-4 साल बाद जब आप उसको प्रॉपर्टी को फ्लिप करने जाएँगे, तो आपको ये पता चलेगा जो अभी तक आपने पैसे दिए हैं, वो तो इंटरेस्ट के थे और अब अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 1 मिलियन हो भी गई है, तो आपको कोई फ़ायदा उसमें हुआ नहीं है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर लेट्स से प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी शामिल होती है। आपके जब रेंट पे रहते हैं तो आपको बहुत सारे खर्चे नहीं करने होते, लैंडलॉर्ड कर रहा होता है, आपको खुद करने होंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पता होना चाहिए। गाड़ी की केस के अंदर भी इसी तरह से है कि आपको पता होना चाहिए कि सर्विस कितनी होगी, उसकी मेंटेनेंस कितनी होगी, उसकी उसके सालिक के एक्सपेंस कितने होंगे, उसके पार्किंग के एक्सपेंस कितने होंगे। अगर दूसरी गाड़ी ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी, इवन पहली गाड़ी के अंदर भी देखनी होंगी। आपको हर सूरत में पुरानी गाड़ी से जब नई गाड़ी पे जाएँगे तो उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, लोग चाइनीज़ गाड़ियों की बात करते हैं। अगेन उसमें ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर्ड टू नॉर्मल कार। सो अ, अगेन ट्रू कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ अपग्रेड नहीं करने वाली है, उसको ना करें अपग्रेड। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। एक तो ये कि ये जो मेरा फ़ोन है, इसको 3 साल हो गए हैं, ठीक है ना? अब ये 3 साल पुराना फ़ोन है बट चल सही रहा है बिल्कुल। अब मैं इस साल सोच रहा था मैं अपग्रेड करने का, हो भी सकता है अपग्रेड कर लूँ, बट मैं जो रुका हूँ अपग्रेड करने के लिए वो इसलिए, मुझे मसला नहीं है वैसे इस फ़ोन को अपग्रेड करने के लिए, मुझे एक हार्ड डिस्क लेनी थी एडिशनल। अब ये सोचिए, मैंने ये अमेज़न के ऊपर ये हार्ड डिस्क आज से कोई 3 साल पहले ली थी, सैनडिस्क की हार्ड डिस्क है ये और 2000 एमबीपीएस की इसकी स्पीड है। अ, उसके ऊपर ये हार्ड डिस्क मुझको 550 दिरहम्स की पड़ी थी 3 साल पहले। आज ये हार्ड डिस्क मुझको अगर मैं लेने जाता हूँ तो 700 दिरहम्स की है। आप ये सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 3 साल के अंदर एक्चुअली एप्रिशिएट किया है, डॉलर टर्म्स के अंदर। ऐसा बहुत कम होता है कि डॉलर टर्म्स के अंदर कोई चीज़ एप्रिशिएट कर जाए इलेक्ट्रॉनिक की, जैसे हम देखते हैं नॉर्मली टीवीज़ हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इन चीज़ों की प्राइस डेप्रिशिएट होती है अगर सेम मॉडल की बात करें। हम सेम मॉडल की 2 टीबी की 1 टीबी की हार्ड डिस्क और 2000 एमबीपीएस इसकी स्पीड है, वो मुझको इस वक़्त एक्सपेंसिव पड़ रही है पहले से, 3 साल के से पुरानी बात करूँ मैं अगर। और उसका रीज़न क्या है, वो अभी आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर की क्या सिचुएशन है, प्राइसेज़ ऊपर गई हैं। तो अगर मैं इस साल अपना फ़ोन अपग्रेड करता हूँ, जो कि मैंने 3 साल पहले लिया था 1 टीबी का, उस वक़्त मैंने ये सोच के लिया था कि इसकी स्पेस मैं ज़्यादा लूँगा तो ठीक है, अच्छा काम करेगा। अगर मैं उसको अपग्रेड करता हूँ, तो मैं फ़ुज़ूल में एडिशनल पैसे, क्योंकि एप्पल आई एम श्योर इस दफ़ा एक्सपेंसिव फ़ोन लेकर आएगा, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो आई एम श्योर कि मैं उसको उतनी वैल्यू नहीं दे रहा हूँगा, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँगा, जो कि एक्चुअल में उसकी कॉस्ट करती है। हो सकता है मैं अगर अगले साल बाय करने का डिसीज़न इसको पोस्टपोन कर दूँ 1 साल के लिए, इट माइट बी दैट मुझको वो सस्ता मिले अगले साल। सो आई वोंट अपग्रेड इफ एनीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। मैं अपना मैकबुक भी अपग्रेड करना चाह रहा था, बट अगेन 3 साल पुराना मैकबुक भी बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रहा है। सो क्या ज़रूरत है अपग्रेड करने की? और मुझे ये लोगों की बात समझ नहीं आती जो हर साल अपने फ़ोन्स अपग्रेड करते हैं, 2 साल बाद फ़ोन्स अपग्रेड करते हैं, उनका तो बिल्कुल समझ नहीं आता मुझको। एंड दोज़ पीपल हू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट के फ़ोन्स के थ्रू वो कोई वीडियोज़ बना रहे हैं या कोई बहुत हाई परफॉर्मेंस काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको पावरफुल मशीन्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर ऐसा नहीं है तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो नॉर्मल लोग हैं वो क्यों फ़ोन्स को अपग्रेड कर रहे होते हैं, गाड़ियों को अपग्रेड कर रहे होते हैं, इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं। सो मेक श्योर करें कि जो चीज़ काम कर रही है उसको काम करने दें एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू डोंट हैव टू अपग्रेड। फोर्थ पॉइंट है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन से रिलेटेड अभी मैं काफ़ी ज़्यादा प्लॉट पे काम कर रहा हूँ, तो एआई से
रिलेटेड काम, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं उसमें। मैं सोच भी रहा था कि अपनी पेड कम्युनिटी के ऊपर बात करूँ कि किस तरह से मैंने अपना जो सिस्टम है, पहले मुश्किल लगता था, मैं ना गूगल शीट के ऊपर सारा एक्सपेंस ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ। अब क्लॉड के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा गूगल शीट पर ही है अभी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट हो गया, तो मुझको बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं उसकी। मुझको ये भी पता चला कि यार मैंने उसको सारा डेटा दिया, अपना नेट वर्थ दी, मैंने अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो दिए, जो मेरी इनकम थी वो दी, मैंने सारा डेटा जब उसको दिया तो उसने मुझको बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के दी। मुझे अभी पता चल रहा है कि पिछले साल मैं अपनी सैलरी मतलब मेरी पैसिव इनकम प्लस मेरी सैलरी और प्लस मेरी साइड हसल्स, अगर इन 3 चीज़ों में डिवाइड करें तो 31% था लास्ट ईयर सैलरी का कंपोनेंट, आज वो 25% हो गया है। यानी कि सैलरी अपनी जगह पर है बट बाकी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो जो पैसिव इनकम है वो ऊपर जा रही है इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और जो मेरी लेट्स से जो साइड हसल्स की स्ट्रीम है वो भी ऊपर जा रही है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, बात हम ऑटोमेशन पे कर रहे थे, तो ऑटोमेशन इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपके पास कोई सैलरी आती है, इनकम आती है, उसकी बकेट्स रेडी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और लेट्स से आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस महीने के एक्सपेंसेस कितने हैं। पहले साल का बना लें, फिर उसको एक्सपेंसेस के हिसाब से उसको डिवाइड कर दें। यूएई में रहते हुए, गल्फ में रहते हुए लोगों के पास जब टैक्स फ्री इनकम आ रही होती है, तो उसमें सबसे बड़ा मसला होता है कि वो गोइंग बाय द फ्लो चल रहे होते हैं। जबकि अगर आप वेस्ट में यही चीज़ कर रहे होंगे, तो वेस्ट के अंदर आपको टैक्स पहले कटेगा, उसके बाद आपकी सैलरी आया करेगी, अगर आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। तो जब नहीं होता यहाँ पर, तो उसके अंदर लोग मिस्टेक्स करते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है मनी मैनेजमेंट की, कि आपको यही नहीं पता कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो अपना एक्सपेंस ट्रैकर बनाएं, ऑटोमेट करें। हर सूरत में आपने सोच लेना है कि 30%, 40%, 20%, 15%, वॉट एवर द अमाउंट इज, आपको सेव एंड इन्वेस्ट करना है, और बाकी चीज़ें आपके एक्सपेंसेस के लिए होंगी। सो दिस नीड्स टू बी कैरिड आउट। और मैं बताऊँ आपको, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे खर्चे बढ़ना शुरू होंगे, कम नहीं होंगे। जैसे जैसे बच्चों की एक जो आगे जो सिचुएशन होगी, प्रोग्रेस कर रहे होंगे वो स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती जाएँगी। तो अगर आपको यूएई में ही रहना है, तो आपको शुरू से इस चीज़ पे कंट्रोल रखना है, सो दैट यू डोंट हैव एनी इश्यूज़ लेटर ऑन, और चीज़ें जो भी हैं वो क्लियर आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस के अंदर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग इज़ इम्पोर्टेंट, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो है वो आपकी जो ऑटोमेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई डिविडेंड्स आ रहे हैं, कोई रेंटल आ रहा है और आपको ज़रूरत नहीं है, तो लाज़मी उसको री-इन्वेस्ट करें। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप रियल एस्टेट के जो रेंटल्स होते हैं उनको भी री-इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। बल्कि आपको एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँ, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी अलग से, कि जो एस-एंड-पी 500 के डिविडेंड्स हैं, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं लेट्स से इस पे मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी की थी कि अगर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें, तो 40% ऑफ लेट्स से 30 इयर्स पीरियड के ऊपर देखें, तो 40% ऑफ प्रॉफिट्स जो एस-एंड-पी 500 के अंदर बन रहे हैं, वो थ्रू डिविडेंड री-इन्वेस्टिंग बन रहे हैं। अगर आप डिविडेंड्स को छोड़ देंगे, तो 40% ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो निकल जाएँगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपना रेंटल प्लस जो आपके डिविडेंड स्टॉक से आ रहे हैं, उसको री-इन्वेस्ट करें। इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करें। अपना इनफ डिफाइन करें। अगेन एज़ आई सेड बिफोर कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आपसे पहले टैक्स कट जाता है और उसके बाद आपके पास पैसे आते हैं। तो आपके पास जब तक आपका इनफ नहीं होगा कि मेरे पास ये गाड़ी है, आई एम ओके विद दैट। मेरे पास ये फ़ोन है, आई एम ओके विद दैट। और ये मुझको अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दिमाग में आना भी नहीं है। मुझसे कोई मेरे कोलीग हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया उन्होंने कि यार आप आई नो, वो मुझे अच्छी तरह से जानते, तो क्या था यार, आपके पास कोई मसला नहीं है, यू कैन अपग्रेड योर कार, यू कैन अपग्रेड योर होम। मेरे घर भी 11 साल से सेम ही है, तो क्यों नहीं अपग्रेड करते? तो मैंने कहा यार मेरे पास टाइम ही नहीं है इस चीज़ का। वो अरबी था, तो मैंने उसको बोला कि देखो, हमारे यहाँ एक सेइंग है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आपका दिमाग खाली होगा ना, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उल्टी-सीधी, बट काम की चीज़ नहीं चल रही है, जैसे आजकल होता है, आप टिकटॉक पे लगे हुए हैं, आप इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, आप नेटफ्लिक्स पे लगे हुए हैं, आप लोगों से फ़िज़ूल किस्म की बातें कर रहे हैं, स्मॉल टॉक्स कर रहे हैं। आपके पास इस तरह का जब टाइम नहीं होगा, जो कि मेरे पास नहीं है, तो आपको ये चीज़ें ख़्याल नहीं आएँगी। अगर मेरे पास गाड़ी कोई ब्रेकडाउन होती है ना, तो मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज चाहूँ मैं नई गाड़ी निकाल सकता हूँ। बट जब ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा, सब कुछ सही चल रहा है, तो आई डोंट हैव टू अपग्रेड टू सर्टेन लिमिट। और उसपे फिर बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये कंजूसी नहीं है। दिस इज़ फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना? ये मेरी लाइफ़ है। एंड अभी जो वॉर हुई है उसके अंदर कितने लोगों के साथ कितने प्रॉब्लम्स हुए हैं फाइनेंशियली। कितने लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ रखे हुए थे, और उसके अंदर जब उनकी जॉब्स पे इम्पैक्ट आया, तो वो क्या सिचुएशन थी। आई डोंट वांट टू गो इनटू डीप देयर। तो हर एक का अपना होता है। मैं भी अपना मेरा अपना है, मुझे फैमिली के साथ ट्रैवल करना होता है। आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन एनी फॉर्म कि मुझे ट्रैवलिंग से रोके।
हाँ, हमारा पासपोर्ट ऐसा है जिसकी वज़ह से हमें वीज़े मुश्किल से मिल रहे होते हैं, बट स्टिल आई डोंट वांट माय सेल्फ टू बी लिमिटेड जस्ट बिकॉज़ ऑफ द मनी। सो उसके लिए उसमें मेरे लिए ये जो गाड़ी है या फ़ोन है, ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सो हर एक बंदे का अपना-अपना होता है। सो आपको अपना इनफ डिफाइन करना होता है कि मेरे पास ये इनफ है एंड आई डोंट नीड मोर देन दैट, और उसके बाद मैं अपना स्ट्राइव करूँगा। उसके अंदर ज़रूरी थोड़ी है कि आप कंजूसी करें। हो सकता है आपके पास पैसे आ जाएँ तो यू कैन डू सोशल वर्क। आप लोगों की ज़िंदगी खुद से बेहतर कर सकते हैं रादर देन स्पेंडिंग माइंडलेसली। अच्छा, बाय द वे, स्पेंडिंग माइंडलेसली में मुझ जैसा बंदा, आई एम हैप्पी विद पीपल हु आर स्पेंडिंग माइंडलेसली। अगर आप क्रेडिट कार्ड को माइंडलेसली स्पेंड करेंगे तो उसके जो आपको पेनल्टीज पड़ेंगी, उससे मेरे पॉइंट्स बन रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड के इनडायरेक्टली, क्योंकि जो लोगों के फाइन्स होते हैं क्रेडिट कार्ड का रिवॉल्व हो रहा होता है इसी तरह से कि वो कहाँ से अपने पॉइंट्स दे रहे होंगे आपको, वो इसी तरह से दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप एज अ कंज्यूमर स्पेंड नहीं करेंगे तो एप्पल के फ़ोन कैसे बिकेंगे, और मेरा जब एप्पल में इन्वेस्टमेंट है तो वो कैसे स्टॉक्स उसके ऊपर जाएँगे। जब जितने ज़्यादा कंज्यूमर होंगे, जितने ज़्यादा लोग उसको बाय करेंगे, उसी तरह से तो वो कंपनीज़ ग्रो करेंगी। सो आई एम ओके विद दैट। बट मैं सिर्फ़ अपने जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता रहा हूँ कि आपकी वेल-बीइंग के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पहले अपने आप को इस लेवल पे लेकर आ जाएँ कि आपको फिर फ़िक्र करने की ज़रूरत ना हो। फिर आप स्पेंड करें, आई एम ओके विद दैट। सो अगेन इट्स डिफरेंट किस्म का टॉपिक है, कहीं और भी जा सकते हैं हम, अभी हम उसको उस पे बात नहीं करते हैं। वेल्थ को फ्रीडम के तौर पे लें। जब आपकी लेट्स से जॉब जाती है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे आज से 6 महीने बाद के खर्चे कैसे पूरे होंगे। सो आई अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इश्यू। अगेन वेल्थ को मैं सिर्फ आई डोंट स्पेंड जस्ट टू लाइक फील माई सेल्फ एज रिच, बट मैं अपनी जो बैकबोन है उसको ट्राई करता हूँ कि वो इम्प्रूव हो रादर देन जस्ट कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मेरी आउटलुक कैसी है, गाड़ी कौन सी है, फ़ोन कौन सा है। ये सारी चीज़ें, दीज आर टेम्पररी थिंग, दीज आर वेरी मिनिस्कल थिंग्स जो कि लोग देख रहे होते हैं। तो अपना आपको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, तो फ्रीडम एज अ फ्रीडम यूज़ करें। चाहे अभी मेरे मेरे एक और कम्युनिटी मेंबर है, उनसे मेरी पेड कॉल भी हुई थी, तो उन्होंने भी मुझसे ये कहा था कि यार देखें, मेरे पास जॉब बहुत अच्छी है, बट आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी फ्री। फाइनेंशियली फ्री तो एक चीज़ है, बट आई वांट माई सेल्फ टू बी लेट्स से वो इंडियन थी, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे लाइक आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी टाइड थ्रू माई कंपनीज वीज़ा। मैंने कहा फिर आप गोल्डन वीज़ा लें, और गोल्डन वीज़ा लेने के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर, देखिए हर चीज़ का एक पॉइंट होता है। अगर इनके लिए, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास कैश मौजूद है, सब कुछ है, और उनको बाहर भी नहीं जाना लेट्स से यूएई से, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो गोल्डन वीज़ा लें, एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें 2 मिलियन की, और उनको बहुत आराम से गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। फिर उससे ये होगा कि उन्होंने एक अपनी इंडिपेंडेंस बाय की, कि अगर उनकी जॉब जाती भी है तो उनको कोई निकालेगा नहीं कंट्री से। अदरवाइज अगर आपकी जॉब जाती है तो वीज़ा कैंसिल होता है, 3 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर आपको निकलना होता है, बट विद गोल्डन वीज़ा यू डोंट हैव टू। सो आप पैसों के थ्रू अपनी इंडिपेंडेंस बाय करते हैं, वेदर इट्स योर मोबिलिटी, वेदर इट्स योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि आज मुझे कोई निकालता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, अब कुछ भी नहीं कर सकते, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। सो इस तरह का आप कर सकते हैं, इस तरह का माइंडसेट है। अगर नहीं है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सो मेक श्योर टू यूज वेल्थ फॉर फ्रीडम रादर देन जस्ट टू शो ऑफ। फिर आता है पॉइंट इमरजेंसी फंड का, और इस इमरजेंसी फंड को आई डोंट नो कि मैं इतना ज्यादा अपने चैनल के ऊपर बात करता हूँ 1200 वीडियोस के अंदर, से आई थिंक कि मैंने 70-80% वीडियोस के अंदर इमरजेंसी फंड की बात की है। लेकिन अभी अगेन जो साहब मैंने जिनका बताया था, जिन्होंने मुझसे कॉल बुक की थी, वो भी यही कह रहे थे कि हम पूरे के पूरे पैसे अपने इस प्रॉपर्टी के अंदर डालेंगे डाउन पेमेंट के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, इसके अलावा आपके पास, मतलब आपका महीने का खर्चा 15-20,000 दिरहम्स है, तो इंक्लूडिंग द एक्सपेंस ही हैज़ टू डू इन पाकिस्तान एंड यहाँ पर जो एक्सपेंस होते हैं सब कुछ मिला के 15-20,000 दिरहम्स है। तो आपके पास लेट्स से, मैं साल का नहीं कर रहा, मैं 6 महीने की कर दूँ अगर, तो कम से कम लाख 1,20,000 दिरहम तो बचने चाहिए आफ्टर यू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। और उसके बाद भी हर महीने के आपके कुछ पैसे बचने चाहिए, ताकि आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकें, सर्वर में इन्वेस्ट कर सकें, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकें। बिकॉज आई ऑलवेज टेल पीपल कि आपकी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट ना समझें, आप उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और जब आप दूसरे ऑप्शन समझते हैं, तब जाके आपकी एक फाइनेंशियल ग्रोथ आपको नज़र आती है, और इस पे कन्विक्शन आपको होनी चाहिए। सो उनके पास नहीं था। अब वही बात है, मैंने तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, बट लोग नहीं समझते। तो जो आपकी इमरजेंसी फंड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, इस पे नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जैसी एक जॉब जाएगी, जैसी कोई इफ़ देयर इज़ अ शेक अप एनीवेयर, आप परेशान हो जाएँगे। सो मेक श्योर करें कि मिनिमम 6 मंथ्स, और अब इट्स बेटर कि 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखें। इमरजेंसी फंड होता है कि आप का जो भी एक्सपेंस आ रहा है, बेसिक एक्सपेंस आ रहा है महीने का, यानी कि आपकी जब जॉब जाएगी तो आप हर तरह के एक्सपेंस तो नहीं करेंगे, कुछ एक्सपेंस कट डाउन करेंगे। तो जो जॉब जाने की कंडीशन के अंदर जो आप एक्सपेंस करेंगे, वो एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 6,
और मल्टीप्लाई बाय 12 व्हाटएवर द अमाउंट इज़, वो आपके पास होना चाहिए। जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे-जैसे ग्रोथ आ रही है, वैसे-वैसे यहाँ पर फिनटेक कंपनीज़ आ रही हैं, इस तरह की बाय नाउ पे लेटर की कंपनीज़ आ रही हैं, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आपको फ्रिक्शन इंक्रीज़ करनी चाहिए। अच्छा, ये जो फिनटेक की कंपनीज़ हैं, अ, इसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है लिंक्डइन के ऊपर कि बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि आई मीन ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज़ अच्छी कंपनीज़ हैं, बैकएंड के ऊपर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, इन्होंने काफ़ी अच्छा डेटा भी गैदर कर लिया है, बट यार मतलब आप अपनी सैलरी किसी को 15 दिन पहले देने के लिए कुछ एक्सपेंस आ रहा है आपका, जो कि वो आप एम्प्लॉयी से भी ले रहे हैं, उसकी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। यानी कि आपको 30th को सैलरी मिलनी है और जो बंदा है वो कह रहा है नहीं 30th को नहीं, मुझे 20 को मिल जाए क्योंकि मुझे 20 की ज़रूरत है। तो अगर आप इस तरह से किसी को पैसे देना शुरू कर देंगे, तो सोचें उसकी साइकिल किस तरह से डिस्टर्ब होगी और उसके ऊपर भी फ़ीस लगाएँगे। इस पे सेलिब्रेशन हो रही है। या फिर आप कहते हैं कि लेट्स से 1000 दिरहम की चीज़ है, आप उसको लेट्स से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो ढाई 250 दिरहम आप 4 महीने तक पे कर दें। इस पे सेलिब्रेशन हो रही है कि ये बहुत बड़ी अच्छी कंपनी हो गई है। भाई आप देखें तो आप इस सोसाइटी के अंदर कितना अच्छा, ये हर हर जगह है, यहाँ सिर्फ़ यूएई में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, ये यूएस में भी है, हर जगह है। क्योंकि जो माइंडसेट है ना लोगों का, वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक कि करप्ट हो गया है, माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ों पे खुश हो रहे हैं कि आपको अर्ली एक्सेस मिल रहा है अपने पैसों का, जो कि आपको 20 दिन बाद मिलना था, और उसका आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने ज़रूरतों में यूज़ कर रहे हैं, ऐसी ज़रूरतें जो कि आपको नहीं बढ़ानी चाहिए थी। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, ये एक साइकिल में आप घुसेंगे, इसके अंदर आपको एडिक्शन हो जाएगी कि आपको आज 20 तारीख को मिली है तो अगले महीने भी 20 को ही आप सोचेंगे कि मिल जाए, और उससे अगले महीने हो सकता है 15 तक मिल जाए, उससे अगले महीने आप कहेंगे यार पूरे महीने की एडवांस नहीं मिल सकती सैलरी, और फिर उसके बाद ये साइकिल जब आपको कंप्रेस करना शुरू करेगी तो फिर क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, आप अपनी ज़रूरतें वैसे ही बढ़ा रहे हैं, अपने चादर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो जब ये सिचुएशन चलती रहेगी तो आप एक डेब्ट साइकिल के अंदर फँसेंगे। और ये जितनी भी कंपनीज़ हैं बाय नाउ पे लेटर की, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी ऑफ देम, इतना ईज़ी कर दिया है इसको यूज़ करना। आप किसी भी ऐप के ऊपर चले जाएँ, चाहे अमेज़न हो, चाहे नून हो, चाहे आप किसी रिटेलर के पास चले जाएँ, हर एक के पास ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको स्प्लिट करवा दें अगले कुछ महीनों के अंदर। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। लोगों को भी समझना चाहिए, जो लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बाय द वे, सेंट्रल बैंक यूएई ने इन जितने भी ऐप्स को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको एज़ अ क्रेडिट ऐप, मतलब क्रेडिट उसका जो क्रेडिट होगा, जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। सो आपका जैसे क्रेडिट कार्ड का स्कोर बन रहा होता है, इसका भी स्कोर बनेगा। तब जब इसका स्कोर बनेगा तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। बट आई थिंक कि जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, उनको क्रेडिट स्कोर की किसी अच्छे काम में, यानी कि मॉर्गेज के लिए तो शायद ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं और कभी सोचेंगे कि मॉर्गेज करनी है आपको, तो ये सोच लें कि क्रेडिट कार्ड्स तो एक इम्पैक्ट कर ही रहे होते हैं आपके क्रेडिट स्कोर को। ये चीज़ें भी आपकी क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। मेरे ख़्याल से बाय नाउ पे लेटर को, चाहे उसका उसके अंदर कुछ आपको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा हो, चाहे कोई लंबा पीरियड मिल रहा हो, अनलेस अनटिल लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मुझे लेना है 20,000 दिरहम्स का कोई मैकबुक। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं 20,000 दिरहम्स का मैकबुक लेना है। उसके लिए मेरे पास पैसे मौजूद हैं अभी। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मतलब ठीक है, मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, और अगर मुझे कोई साल के ऊपर इसको इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट बना दे, तो इट्स फाइन विद मी। सो अगर कोई इस तरह का सीन बनता है, तो फिर ठीक है। या फिर अगर मैं एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ और मुझे बैंक लोन के बजाय मुझे कोई डिस्काउंट मिल जाता है, और उसके ऊपर मैं लेता हूँ गाड़ी, और मुझे पता है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर मैं उसको बहुत आराम से पे कर सकता हूँ। और अगर मैं आज पे करना चाहूँ तो आज भी पे कर सकता हूँ, बट 1 साल के अंदर तो बहुत आराम से, या 2 साल के अंदर बहुत आराम से पे कर सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी इंटरेस्ट। तब भी ठीक है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, गाड़ी आप 4, 5, 6 साल में एक दफ़ा ले रहे होते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बहुत रेगुलर ले रहे होते हैं। मैं तो देख रहा हूँ ग्रोसरी के अंदर भी अब ये सिनेरियो बन गया है। सो ये सारी चीज़ें, ग्रोसरी वगैरह इस तरह की चीज़ों के अंदर आपको ये बाय नाउ पे लेटर की तरफ नहीं जाना चाहिए। फ्रिक्शन क्रिएट करनी चाहिए। यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए आप कभी भी, मैं तो कभी भी यूज़ नहीं की। मुझे इनका वर्क फ्लो भी नहीं पता। लेकिन आई एम श्योर इतना ईज़ी वर्क फ्लो होगा कि आप ऑटोमैटिकली चीज़ें करते जाएँगे, जहाँ पर भी इन चीज़ों को यूज़ करें। मेक श्योर करें इस तरफ ना जाएँ। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरी वेबसाइट भी है, उसके ऊपर सारी की सारी सर्विसेज़ जो हैं मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिफाइंड हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, जिसमें वन ऑन वन कॉल्स हैं, कम्युनिटी सब्सक्रिप्शंस हैं, या कुछ डाउनलोडेबल फाइल्स हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट इस टॉपिक का भी मैंने एक डाउनलोडेबल वर्ज़न अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, उनको जाके देख सकते हैं। सर्वा एंड ब्राका, देयर आर 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट दिस यूएई हैज़ टू ऑफर टू इन्वेस्ट इन द यूएस स्टॉक मार्केट, और गोल्ड भी बाय कर सकते हैं ब्राका के थ्रू। तो इनमें आपको 3 अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरा लिंक यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर उन वीडियोज़ का लिंक नज़र आ रहा है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।